हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल द फिजिक्स स्कॉलर में। और मैं हूं आपका अपना पाठक सर। तो एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। और हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है ना, कि कंप्लीट कोर्स कराएंगे फिजिक्स का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपको 70 में 70 नंबर दिलाने का वादा है। तो बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ ऐसे फॉलो करते रहिए और आपका अच्छा नंबर फिजिक्स में आएगा, इस बात का वादा है। ठीक है ना। तो आज हम लोग का है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 3 में देखिए क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी बातें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस, उससे रिलेटेड ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ देखा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ देखा, रेजिस्टिविटी पढ़ा हमने, कंडक्टिविटी पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, और टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का वेरिएशन देखा हमने, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखा। फिर हमने क्या किए, उसके पहले वाले क्लास में न्यूमेरिकल किया था उससे रिलेटेड। और आज हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें हमको यहाँ पे करनी है कि भाई इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में सबसे पहले हमको जानना है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। एक तरह की देखिए एक डिवाइस है, एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी को, है ना, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो इसमें देखिए बेसिक सी बातें क्या है कि इसमें एक तरह का ऐसे एक वेसल होता है हमारे पास। इस वेसल में हमने क्या किया है, कुछ सॉल्यूशन मिला दिया है। और सॉल्यूशन हो सकता है क्या, आपका CuSO4 का सॉल्यूशन हो जाए, या फिर क्या ZnSO4 का सॉल्यूशन हो जाए। इस तरह का सॉल्यूशन क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, ऐसे दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें थे कैथोड का काम करता है। कैथोड काम वो करेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मान लीजिए अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। ये आपका क्या करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। तो एक क्या कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, किसी वायर से अगर हम लोग क्या करें, किसी बल्ब को ऐसे जोड़ दें ना, किसी वायर से किसी बल्ब को हम लोग ऐसे जोड़ दें तो ये बल्ब आपका जलने लगेगा। क्योंकि इसमें जो CuSO4 होता है, दरअसल जो CuSO4 होता है ये ब्रेक होता है Cu क्या प्लस प्लस में, और क्या SO4 माइनस माइनस में क्या होता है, SO4 क्या माइनस माइनस में ब्रेक होता है। ठीक है ना। तो एक केमिकल सेल, देखिए एग्जाम में क्या है कि केमिकल सेल, आपको इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है ये सब नहीं पूछेगा आपसे, है ना। लेकिन ये सब टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। ये सब टर्म क्या है आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला जो टर्म हमारा है वो रिलेटेड है किससे, किसी इलेक्ट्रिकल सेल से रिलेटेड है। जिसको कहते हैं क्या, हम लोग EMF कहते हैं कि किसी सेल का EMF क्या होता है ना। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो EMF ऑफ सेल, देखिए हम लोग पहले हम लोग क्या समझे, पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेल को हमने देखा। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, EMF ऑफ सेल। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EMF, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होगा कि मान लीजिए अगर कोई हमारे पास सर्किट इस तरीके से है ना, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। इस सर्किट को किसी सेल से हम जोड़ दिए, ऐसे बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये जो बैटरी का जो टोटल वोल्टेज होता है ना, जिसको हम लोग भी कह रहे थे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, EMF। यानी ये जो सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, EMF। तो मान लीजिए सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना। एक रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे आपका लगा हुआ है, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है। तो इस सेल का जो टोटल वोल्टेज होगा, उसी टोटल वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, EMF कहेंगे। अब मान लीजिए कि इसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज V1 खर्च हुआ, यहाँ पे जो वोल्टेज V2 खर्च हुआ, तो V1 और V2 को हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल। यह क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है। तो सिंपली हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल को पोटेंशियल की तरह ट्रीट करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल हो गया, इसे हम लोग कहेंगे क्या, EMF कहेंगे। सेल का क्या है, ये तो सिंपल सी बात है। जो सेल की
जो टोटल जो बैटरी होती है, जो नेट जो वोल्टेज होता है सेल का या नेट एनर्जी जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ईएमएफ। तीसरा इसमें टर्म जो आता है, तीसरा टर्म होता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस का। वह इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस, जिस तरीके से रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में होता है, कैसे जनरेट होता है किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जनरेट करने के लिए वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, मतलब करंट को क्या करता है, वो अपोज करता है। तो जिस तरीके से करंट फ्लो करेगा उसको क्या करेगा, वो अपोज करने का काम करता है। ठीक वैसे ही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा किसी सेल में होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, तो उस सेल का हमेशा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि हमको पता है कि सेल में जो करंट इंट्रोड्यूस होता है, जो फ्लो करता है, वो ड्यू टू क्या, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है। पॉजिटिव आयंस और क्या, नेगेटिव आयंस की वजह से क्या होता है, फ्लोस का होता है। तो वहां पे जो टकराव होता है आयंस के बीच में, आयंस के बीच में टकराव होने से भी क्या उनका फ्लो रुकता है, तो वहां पे क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। राइट, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो सिंबल होता है वो होता है क्या, आर। इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। तो ये सब आपको, जो ये सब आप टर्म देख रहे हैं ना, कि इलेक्ट्रिक सेल क्या हो गया हमारे पास ना, भाई ईएमएफ क्या हो गया हमारे पास, और क्या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये इस तरह के क्या है, कीवर्ड है, इनके आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये तरह क्या है, कीवर्ड है, क्या करें, इनको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। जो हमारा मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। ये सब तो बहुत रेयर केस होता है कि मान के चलिए कि 99% चांसेस है कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे। एग्जाम में जो क्वेश्चन बना रहा है बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन बना रहा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन बना रहा है बोर्ड में। तो आपका कमांड होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या, कि किसी सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। किसी सेल का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना क्या होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। किसी सेल को चार्ज करना डिस्चार्ज करना क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चार्जिंग देख सकते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्जिंग। मान लीजिए कोई सेल हमारे पास है, ठीक है, ऐसे इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो इसका मतलब वो सेल के पास ही बना होगा, या प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। मान लीजिए सेल का ईएमएफ क्या है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। देखिए नॉर्मल सी बात यहाँ पे है कि जब किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ध्यान सुनिए, जब किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले और नेगेटिव टर्मिनल पे करंट आए, जब किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या करंट आए, तो हम लोग कहते हैं क्या, कि ये क्या है, डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये क्या है, डिस्चार्जिंग कंडीशन है। इसको हम डिस्चार्जिंग पहले बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन पे बैटरी से करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसे आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी लगी है, इन्वर्टर बैटरी कब यूज करते हैं, जब लाइट नहीं होती है ना। तो जब लाइट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, उस बैटरी से जो निकलने वाला करंट है उससे क्या करेंगे, बल्ब जलाएंगे, उससे पंखे चलाएंगे। ठीक है, तो वो हो गया क्या, डिस्चार्जिंग, कि हमारा जो बैटरी हो रहा है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में वोल्टेज कम होगा, तो इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे V मान लेते हैं कि इन पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप V बराबर लिखेंगे E माइनस क्या, IR, E माइनस IR ना। V वोल्टेज हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। E हो गया क्या, इसका EMF हो गया, I करंट हो गया, R क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चूंकि यहाँ वोल्टेज लगातार कम होगा इसका, इसलिए यहाँ माइनस आया है। सेम मैनर में अगर हम देखें कि भाई चार्जिंग कंडीशन क्या होती है सेल की, सेल हमारा चार्ज कैसे होता है, तो सेल चार्जिंग के लिए देखिए क्या होता है कि अगर सेल हमारा ऐसे बना लिए, सेम सेल को हमने यहाँ इंटरनल दिखा दिया मैंने, ठीक है, ठीक, और इसका EMF ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि अब देखिए इसमें क्या है कि सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें करंट आ रहा है, सेल के नेगेटिव से करंट जा रहा है। इसका मतलब कि करंट क्या आ रहा है, किसी आउटर सोर्स से सेल के अंदर आ रहा है। जब आउटर सोर्स से सेल के अंदर आएगा, जैसे कि आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी है
वो लाइट होने पे क्या होती है, चार्ज होती है। तो जब वो लाइट होने पे चार्ज होगी तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा, तो वो कहलाएगा क्या, चार्जिंग कंडीशन। तो चार्जिंग कंडीशन में याद रखिएगा हमेशा कि सेल के प्लस में करंट आता है, सेल के माइनस से बाहर जाता है। ठीक है, इनका वोल्टेज वगैरह वी मान लें, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, V इक्वल टू ई प्लस आई आर, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो याद रखिएगा कि जब डिस्चार्ज होगा तो नेट वोल्टेज हमारा घटेगा, नेट वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। डिस्चार्ज हो रहा है तो नेट वोल्टेज घटेगा, तो घटेगा तो इसलिए माइनस आएगा। और जब कोई बैटरी का चार्ज हो रही, कोई सेल अगर चार्ज हो रहा है तो नेट वोल्टेज हमारा बढ़ेगा, तो क्या आएगा, V बराबर प्लस आई यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग माइनस आता है और चार्जिंग में क्या आता है, प्लस आता है। चलिए इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब हम थोड़ा को बात को क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग कुछ अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। इसको आप लोग जरूर नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाएं बेटा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, बाद में आपको महसूस होगा नोट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब क्विक रिवीजन करते हैं तो क्विक रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और नोट्स ऐसा होना चाहिए कि वो हैंड रिटन नोट्स हो, आपके द्वारा लिखा गया नोट्स हो। तो जो नोट्स आपके द्वारा लिखा रहेगा वो नोट्स आपके दिमाग पे ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा करेगा, है ना। वो चीज़ें आपको जल्दी रिवाइज होंगी, है ना। लेकिन किसी की कॉपी मांग कर किए रहेंगे, ठीक है, तो कॉपी मांग कर किया गया नोट्स वैसा ही होता है कि हम रट्टा मार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमको, है ना। अब फिजिक्स कभी रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आप लोग क्या करिए, नोट्स को खुद बनाइए, ठीक है ना। नोट्स को जितना आप अपने से लिखेंगे, जितना अपना प्रैक्टिस करेंगे, आपका फिजिक्स में कमांड उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्या, ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल का ग्रुपिंग करना है। भाई सेल का हम लोग ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि हमको सेल का ग्रुपिंग करना। तो कहीं कहीं देखिए, जो पहले जमाने के जो टॉर्च आते थे, लाइट, पहले जमाने क्या, जो टॉर्च जो लाइट आते थे, तो उसमें आप एक चीज देखे होंगे कि हम एक के ऊपर एक सेल रखते जाते हैं। इतना बड़ा जो निप्पो का पहले सेल आता था, एवरेडी का आता था, याद है ना, एक के ऊपर एक रखते थे, है ना, ताकि हमारा क्या, हमारे लाइट की एनर्जी बढ़ी रहे, बढ़ जाए थोड़ी सी, है ना। तो जितना आप नंबर ऑफ सेल रखते जाएंगे तो क्या, वहाँ पे ग्रुपिंग हो गया, तो उसे हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग सिर्फ लाइट में क्या करते थे, एक के ऊपर एक रखते जाते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बन जाता था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन बनता था, तो सीरीज ग्रुपिंग हो गया। तो कभी कभी हमको सीरीज ग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी पैरेलल ग्रुपिंग भी करते हैं, अगर हमारे को पावर घटाना रहता है तब। तो इसमें सबसे पहला जो डिस्कस करना हमको पॉइंट, वो क्या है, वो पॉइंट हम लोग का है सीरीज ग्रुपिंग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्या, सीरीज ग्रुपिंग। तो भाई सीरीज ग्रुपिंग में कैसे क्या होने वाला है, इसको देखना हम लोग को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत दिल थाम के बैठे रहिए, ठीक है। क्लास को पूरा देखिए, स्किप मत करो, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे कोई सेल ले रहे हैं ना, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान ले, दो सेल को हमने एक साथ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। चलो एक और पॉइंट, ए पॉइंट बन गया हमारे पास, ए बी और सी। इस सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इस सेल का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2, ठीक है, ओके। अब करंट मान लीजिए I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट क्या आपका I फ्लो कर रहा है, यहाँ भी सब जगह, ठीक है। इसी का मैं इक्विवेलेंट फिगर इधर बनाना चाहता हूँ, तो इक्विवेलेंट फिगर बनाऊंगा तो ये आपका ऐसे बन जाएगा ना, इसी फिगर का इक्विवेलेंट है ए और सी। अच्छा, इस क्योंकि इसी से बना रहे हैं तो ये जो सेल होगा इसका इक्विवेलेंट ये मैंने ई इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लिया, आर इक्विवेलेंट मान लिया, ठीक है। ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट मैंने मान लिया। अब करंट क्या सेम आई फ्लो करेगा, इसमें भी क्या करंट अब आपका आई फ्लो करेगा, है ना, ओके। चलिए, तो पहले हम लिखना चाहते हैं वी। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेल दोनों के दोनों सेल क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से करंट, हमने बोला था कि जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले, जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो, करंट बाहर निकले, तो कंडीशन कहलाती है डिस्चार्जिंग वाली। तो यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, तो V और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब VAB हमको चाहिए। तो VAB का मतलब VA माइनस क्या, VB। अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था कि अगर दोनों सेल, कोई सेल का डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, E1 माइनस क्या, IR1, राइट। इसके लिए होगा V और AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये।
इसी तरह अगर हमको लिखना रहे वी बी सी, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, वी बी माइनस क्या, वी सी। तो बेटा वी बी माइनस वी सी की वैल्यू देखो यहाँ से, यहाँ भी डिस्चार्ज हो रहा है तो लिखेंगे क्या, ई टू माइनस आई आर टू। नाउ अब लोग क्या करते हैं, अब हम नेट निकालते हैं कि वी और ए सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो वी ए सी निकालने का तरीका क्या है, वी ए माइनस क्या, वी सी, वी ए माइनस वी सी। अब वी ए सी माइनस वी, अब इन दोनों को यहाँ पे यूज करना हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें वी बी को हम लोग यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं ना, और वी बी को यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं। तो वी बी मैंने जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को एक साथ कर लिए, इसको एक साथ कर लिए, तो हमारा इससे फायदा क्या होगा, हमारा फायदा ये हो जाएगा कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू देखो हमको पता है यहाँ पे ई वन माइनस आई आर वन, राइट। तो ई वन माइनस क्या, आई आर वन, राइट, हो गया, ओके। उसके बाद बेटा हम लोग वी बी माइनस वी सी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, क्लियर ना, ये हो जाएगा कितना, ई टू माइनस आई आर टू, ठीक है। बेटा यहाँ से वी सी वी ए सी जो आएगा क्या आएगा, देखो ई वन और ई टू को एक साथ मैं ले रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, ई वन प्लस ई टू। और इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले माइनस आई, इन दोनों को एक साथ लेकर माइनस आई कॉमन कर लूंगा, तो ये बन जाएगा क्या, आर वन प्लस आर टू। लेट सपोज इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर मैं यहां से लिखना चाहूं इस फिगर से, ये फिगर आपका क्या है, ए है ना, ये फिगर आपका बी है। अगर मैं सिमिलरली फ्रॉम फिगर बी, अगर मैं फिगर बी से लिखना चाहूंगा ना, अगर मैं फिगर बी से सेम वैल्यू लिखना चाहूंगा वी ए सी की, तो बताओ वी ए सी क्या लिखो, क्योंकि ये भी तो डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसी का तो इक्विवेलेंट फिगर है यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखोगे, डिस्चार्ज हो रहा है तो ई इक्विवेलेंट माइनस क्या, आई आर इक्विवेलेंट। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन वन एंड टू को, इक्वेशन वन एंड टू को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। भाई अगर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए तो राइट भी बराबर होंगे। तो राइट में देखिए क्या है, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट है, यहाँ पे ई वन प्लस ई टू है, उसके बाद यहाँ पे माइनस आई या माइनस आई, फिर आर इक्विवेलेंट जगह क्या है, आर वन प्लस आर टू है। तो इसका मतलब कि फ्रॉम वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा हमको, यहाँ से ई इक्विवेलेंट जो हो गया हमारे पास वो क्या, ई वन प्लस ई टू, राइट। और जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका आर वन प्लस क्या, आर टू। ई इक्विवेलेंट हो गया आपका ई वन प्लस ई टू और आर इक्विवेलेंट हो गया आर वन प्लस आर टू। क्लियर यहाँ तक। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे दो सेल है, ऐसे ही मैंने अगर ये 3 सेल 4 सेल 5 सेल अगर यन सेल लगा दिए होते, है ना, यन सेल तक जाता अगर ये, तो जैसे ए इक्विवेलेंट यहाँ निकाले हैं इन दोनों सेलों के लिए, दोनों की एरिया को क्या किया, जोड़ दिया गया है, वैसे अगर यन सेल होता तो क्या करते, ऐसे लिखते जाते, प्लस कहाँ तक, यन तक ले जाते। और जैसे आर इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमने क्या किया, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या किया, जोड़ दिया, वैसे यहाँ पे इसको लिखते आर इक्विवेलेंट प्लस यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं। तो यह फार्मूला यन सेल के लिए भी क्या होता है, सही हो जाता है। ये जो फार्मूला होता है हमारा क्या, यन सेल के लिए भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसके बाद एक डेरिवेशन हम लोग को और डिस्कस करना है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके। कोई भी क्वेरीज अगर आपके दिमाग में है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है जो आपको नहीं आ रहा है, या कोई डेरिवेशन है जो आपको परेशान कर रहा है फिजिक्स में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें। मेरा वादा है कि मैं उस पर वीडियो बना के आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, राइट। और आपका जो डाउट होगा वो जरूर दूर होगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ बोर्ड के बच्चों, है ना, नहीं तो फिर लंका लग जाएगी आप लोग की, अगर फेल हो गए तो बता दे रहे 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब फिजिक्स में कम पार्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिनका फिजिक्स में कम पार्ट आता है उनके पास होने के चांसेस कम होते हैं, पहले जान लो। जिनका फिजिक्स में कम पार्ट आता है ना, उनका एग्जाम में वो सोच रहे हैं कि मैं कम पार्ट देकर पास हो जाऊंगा दूसरी बार, तो ये बहुत मुश्किल बात है, इस बात को अच्छे से समझ लो। क्योंकि जो कम पार्ट का जो पेपर होता है कभी कभी मेन पेपर से भी टफ आ जाता है वो, है ना।
तो हमारी नीयत तो वही होती है कि ना पढ़ने वाली। तो भाई जब ना पढ़ने वाली नीयत है तो वो नीयत क्या उसमें भी शामिल होती है, तो हमारा भी क्या हाल वही होता है। तो मैं चूंकि बोर्ड का कॉपी चेक किया हूँ, अब मुझे पता है कि कितने बच्चे कंपार्ट में पास होते हैं, ओनली 5%। ओनली 5% बच्चे क्या होते हैं कंपार्ट में पास होते हैं, 95% बच्चे फेल होते हैं। इतना आप लोग ध्यान लीजिए। तो इसलिए तो कंपार्ट देने की नौबत ही क्यों आए, हम नौबत नहीं आने देंगे, हम यहाँ से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप भी पढ़ाई कीजिए। ओके, चलो दूसरा जो डिस्कस करना हम लोग को वो है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, तो पैरेलल ग्रुपिंग में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में थोड़ा सा हम लोग का डेरिवेशन क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक सेल मान लिया यहाँ पे इसका इंटरनल R1 है। ठीक, एक दूसरा सेल इसके पैरेलल मान लिया इसका इंटरनल R2 है। आप लोग क्लास 10th में रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग पढ़े ही होंगे, उसी से थोड़ा मिलता जुलता है ये। ठीक है, चलिए ए और बी हो गया यहाँ पे, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया E1, ईएमएफ E1 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका हो गया E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अच्छा, तो कि दोनों पैरेलल कनेक्शन है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दैट इज भी। याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन में चाहे वो कैपेसिटर की बात करें चाहे वो रेजिस्टेंस की बात करें, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसलिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी मान लिया, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अच्छा, यहाँ से निकलने वाला करंट I1 है, तो जितना करंट जाएगा उतना करंट आएगा। यहाँ से क्या है I2 है सेम, और दोनों मिलकर इसे फ्लो करेंगे तो हो गया क्या I, तो I करंट अगर जाएगा तो I करंट यहाँ से वापस भी आएगा। ठीक है, ये हो गया फिगर ए की बात मैंने कर ली। इसी का बेटा इक्विवेलेंट फिगर यहाँ बनाना है हम लोग को, इसी का क्या करना है इक्विवेलेंट बनाना है। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ ऐसे ले लिया है ना, और ए और बी मैंने यहाँ मान लिया, इसको मैंने मान लिया क्या इक्विवेलेंट, इसको मैंने क्या आर इक्विवेलेंट। करंट क्या रहा है क्या आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, राइट। ये आपका फिगर हो गया बी। क्या हो गया फिगर बी। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट सेल लिखते हैं, पहला सेल है फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए हमने कहा था कि बैटरी के अगर प्लस से करंट निकल रहा है तो इसका मतलब वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन वोल्टेज क्या होगा V1 इक्वल टू सॉरी V है यहाँ पे, क्योंकि V ए बी जो यहाँ पे ए और बी के बीच में होगा, बी के बीच में होगा, तो V बराबर हो गया E1 माइनस क्या I1 R1। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो I1 R1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस क्या V। तो बेटा यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए R1 को लगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो E1 माइनस V बाई क्या R1। ठीक है, इसी तरह फॉर सेकेंड सेल हमको लिखना रहता, सेकेंड सेल क्या लिखेंगे हम, देखो ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे V माइनस क्या E2 I2 R2, राइट। सेम मैनर में इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो I2 R2 क्या हो जाएगा बेटा E2 माइनस क्या V, तो यहाँ से जो I2 मिलेगा हो जाएगा E2 माइनस V डिवाइडेड बाई क्या R2 इक्वेशन नंबर व्हाट 2। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, चलिए हम I1 I2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखिए जो नेट करंट होगा, नेट करंट, अगर नेट करंट की बात करो I, जो I होगा यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, तो यहाँ मिलकर I फ्लो करेगा, तो हो जाएगा I बराबर क्या हमारा I1 प्लस I2, राइट। बेटा I बराबर हो गया I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू देखिए यहाँ लिख रखी है मैंने, तो E1 माइनस V बाई क्या R1 और प्लस I2 की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है E2 माइनस V बाई क्या R2। चलो थोड़ा सा इनको सेपरेट कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इनको जो क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो बेटा हम लोग क्या मिलेगा भाई E1 R1 को एक साथ कर लो, E2 R2 को आप एक साथ कर लिए, इन दोनों को भी एक साथ कर लेते हैं, माइनस V कॉमन कर लेते हैं, तो R1 चलो अच्छा सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेपरेट कर लो पहले E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, राइट, प्लस E2 बाई R2 अब माइनस यहाँ पे V बाई R2, डिनोमीटर को मैंने अलग अलग कर लिया दोनों में। अब इन दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ,
इन दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो I इक्वल टू हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई क्या R2। देखिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, अब फिर इन दोनों को एक साथ लेकर माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस भी जब कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1/R1, यहाँ बचेगा 1/R2, राइट। तो माइनस भी मैंने कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1/R1 प्लस क्या 1/R2, राइट। उसके बाद एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ई बराबर एलसीएम लेंगे दोनों का, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड तो E1R2 प्लस इसका इसमें करेंगे E2R1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में करेंगे तो R1 इंटू R2, राइट। माइनस भी सेम काम यहाँ करिए, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ पे R2, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ पे R1, तो R2 प्लस R1 को हमने R1 प्लस R2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का आपस में करेंगे R1 इंटू R2, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसको इधर ले आइए और इस आई को उधर ले जाइए, तब इधर आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, तो V हो गया R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू क्या R2 इक्वल टू, ये अपनी जगह है, तो E1 R2 प्लस E2 क्या R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 और माइनस क्या हो गया I हो गया, यहाँ से माइनस क्या हो गया I, ओके। अब बेटा V बराबर लिखना है, तो V बराबर लिखने के लिए इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे। तो ध्यान सुनना, जब ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो R1 इंटू R2 कट जाएगा, ऊपर में ये बच जाएगा, नीचे में ये बच जाएगा, ठीक है। तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। चलो एक बार फिर समझिए कि मैंने क्या किया, इस पूरे में इसको डिवाइड किया है, तो इन दोनों कट जाएगा, अब ये बचेगा ऊपर, ही बचेगा नीचे। इसका डिवाइड I में भी होगा, तो I होल डिवाइडेड बाई दिस, तो सबसे नीचे जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बन गया आपका माइनस I, और ये टर्म कहाँ चला गया ऊपर, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। थोड़ी सी यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स यूज की है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। यहाँ तक सही है भाई, यहाँ तक सही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ तक अगर सही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हमने क्या किया, अब हमने थोड़ा सा इसको इसके लिए लिखना चाह रहा हूं मैं, अब इधर थोड़ा सा मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, तो फॉर फिगर 1 लिख लिया। सिमिलरली अगर हमको लिखना है फॉर फिगर 2, फॉर फिगर क्या बी के लिए, तो बी के लिए हम लिखते हैं यहाँ के लिए ना, फिगर बी के लिए। तो फिगर बी के लिए देखो, क्योंकि सेम पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी होगा, क्योंकि इसी का तो इक्विवेलेंट फिगर है नहीं है, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो बी बराबर क्या लिखोगे आप बताओ, E इक्विवेलेंट माइनस I और क्या R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए बेटा, इसको हटा रहे हैं ना, इसको यहाँ से हटा रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, उसके बाद समझने का प्रयास करना। तो मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या लिखोगे, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के राइट को भी बराबर करेंगे, तो क्या लिखोगे, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी E1 R2 प्लस क्या E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। इसी तरह I को बैलेंस कर लेगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये था फॉर्मूला आपका 2 सेल रहेगा तब, 2 सेल के लिए था। अगर बात करेगा फॉर n सेल के लिए ना, फॉर n सेल, जैसे मैंने वहां बताया था, तो फॉर n सेल, अगर n सेल के लिए बात करेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि E इक्विवेलेंट में R इक्विवेलेंट को डिवाइड करते हैं। एक मिनट, अभी इसको रहने देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो, E इक्विवेलेंट बाई क्या R इक्विवेलेंट। नाउ तो डिवाइड करेंगे तो देखिए, दिस डिवाइडेड बाई दिस, R1 प्लस R2 कट गया, ऊपर बच गया E1 R2 अब प्लस E2 क्या R1 डिवाइडेड बाई नीचे R1 इंटू R2,
ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब इन दोनों को थोड़ा सेपरेट करते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं। तो E1R2 बाई R1 इंटू R2 अब प्लस E2 R1 इसको डिवाइडेड बाई दिस R1 इंटू R2, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, R2 R2 कट गया, R1 R1 कट गया, तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो E1 R1 प्लस क्या E2 R2, ठीक है। लिए अब ध्यान सुनना, अगर n सेल लगे होंगे इसी तरह ना, फॉर n सेल, ये तो 2 सेल के लिए आया हमारे पास, हम चाहे तो इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों को, ठीक है। इसको भी यूज करना हम लोग को, ये भी हमारे लिए क्या है, सही। फॉर n सेल, अगर n सेल लगा होगा तो मेरे को क्या करना है, आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि भाई क्या करना है, E1 बाई R1 प्लस क्या E2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट क्या En बाई Rn, इतना आपको करना पड़ेगा। फॉर n सेल अगर है तब, जैसे 3 सेल के लिए, अब जैसे ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला केवल 2 सेल के लिए सही है, 3 सेल के लिए नहीं है। 3 सेल के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई डाउट वाली बात नहीं, इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को अच्छे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट मैं सबको बना दे इसको, क्योंकि हर 1 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछता है और दोनों में से कोई एक पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो अच्छे समझ में आया, आई होप बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको। अगर कोई बेटा डाउट रह गया हो तो जरूर आप कमेंट करें, मैं उसका उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मस्ती कम करिए, अब खूब जम के मेहनत करिए, खूब जम के मेहनत करिए, एकदम जैसे लगा कि चीड़ फाड़ दो, राइट। चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।